दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 80 प्रश्न हैं। अगर आप पूरा प्रश्न बना के जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम आज पूरे 80 प्रश्न सॉल्व करेंगे और आप लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ बिना समय वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलोन कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी बच्चों? तो आप पढ़े होंगे, महत्वपूर्ण भूमिका थी बिस्मार्क की। इसे जर्मनी की एकीकरण का पिता भी कहा जाता है, जर्मनी के एकीकरण का नायक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी, कहाँ खोली गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, कोलकाता में खोली गई थी। कब खोली गई थी? तो ये 1818 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या आंसर हो जाएगा सही? लाला लाजपत राय। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि गलत है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MIQ है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसे जर्मनी के एकीकरण का नायक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बिस्मार्क से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो ये आपने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन को ही इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ऊपर वाला क्वेश्चन 2019 के परीक्षा में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बताइए किस पुस्तक की छपाई की थी गुटेनबर्ग ने? आप लोगों ने पढ़ा होगा गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी, ठीक है। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। बच्चे हड़बड़ाएंगे और 1905 को मारकर चले आएंगे, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसको वापस 1911 ईस्वी में लिया गया था, ठीक है। रूस कब दास्तों समाप्त किया गया था? रूस में कब दास्तों समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में, 1861 में, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पूरी गौर से देखिएगा और जहाँ पे ना समझ में आए वो हमको से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे उसको एक अलग से वीडियो बनाकर समझाने की, ठीक है। तो किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेते हैं हम, और इसको भी आप याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, पूरी तरह से इस क्वेश्चन को रट जाइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हो ची मिन्ह की सरकार थी, कहाँ की सरकार थी? उत्तरी वियतनाम की सरकार थी, ठीक है। कहाँ की थी? उत्तरी वियतनाम की सरकार थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वॉर एंड पीस किसने लिखी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखी थी, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में हुआ था। कब? 1991 में। पटना का नाम अजीमाबाद किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीमुशान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी बैंक, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2019-2020 में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका नाम 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। नीति आयोग रखा गया था, ठीक है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो किस क्षेत्र का अंग है गैस और बिजली उत्पादन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और भारत की मुद्रा है रुपया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा।
प्राथमिकी कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। किस प्रकार का? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक है। जवाहर रोजगार किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो जवाहर रोजगार किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? कितने दिन? तो कुल 100 दिन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने राज्य आयोग है के लिए कितने राज्य आयोग है? तो कितने हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35। तो कितना है? 35। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था बताइए बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय समिति का। उसके बाद अगला क्वेश्चन उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? आय कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रव्यूह प्रवाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो कब लगाया गया था राष्ट्रीय आय का अनुमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1968 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य सदस्यता। ठीक है। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? कौन गैर आर्थिक संरचना? स्वास्थ्य संरचना। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए बच्चों? नगरीय शासन व्यवस्था से। किससे? नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें बताइए बच्चों कितनी हो सकती है बिहार में नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75। ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ है? तो अभी पटना में है। कितने हैं? 72 है। ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो कौन संबंधित है इसमें चिपको आंदोलन से? मेघा पाटकर से? नहीं, मेघा पाटकर तो नर्मदा बचाओ अभियान में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा से। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो आप उस सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा अपने मॉडल सेट से। जो आपने मॉडल सेट लिया होगा सबसे बेस्ट होता है एमबीडी का मॉडल सेट, आप ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेपाल में सब दलीय गठबंधन क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? काशीराम ने की थी। और इसके अध्यक्ष है मायावती। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? मायावती। इसका स्थापक है काशीराम, अध्यक्ष है मायावती। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? किस पे लागू होता है? संसदों और विधायकों पर। किस पर? संसदों और विधायकों पर। कब लागू होता है? जब 2/3 बहुमत से कम सदस्य एक दल छोड़कर या अपना दल छोड़कर जब दूसरे दल में चले जाएंगे तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि कब अलग हुआ? पृथक का मतलब होता है विभाजन, अलग होना। ठीक है, तो कब अलग हुआ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में पूछे, ये आपको हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है?
तो लिखित संविधान संघीय प्रणाली है। भारत में कौन सी प्रणाली? संघीय प्रणाली। लिखित संविधान भारत में है। शक्तियों का विभाजन, ये भी संघीय प्रणाली की विशेषता है। सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो कौन सा नहीं है? तो जो बच गया वो नहीं, खड़ी शासन व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि संघीय प्रणाली में दोहरी शासन व्यवस्था होती है जैसे भारत में। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 543, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वों में बांग्लादेश जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था? तो बांग्लादेश भारत से जब 1947 में अलग हुआ तो ये इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। और जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1958 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महान देश भारत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू किस देश के नागरिक थे? तो किस देश के नागरिक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार के नागरिक थे, ठीक है बच्चों। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, क्या है कुपरिणाम? अगलावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगलावाद। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो कब अपनाई गई थी? तो सितंबर 1987 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। विश्व का सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और सबसे अधिक वन वाला देश कौन सा है? रूस। वन मतलब जंगल। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटेराइट में, ठीक है बच्चों। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? डिगबोई, जो कि असम में। कहाँ है डिगबोई? असम में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रोपण फसल है? तो कौन रोपण फसल है? चाय भी रोपण फसल है, रबर भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो कब चलाई गई थी जीवन रेखा रेल? तो 1991 में चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवाड़ झील कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ गया? कवाड़ झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बेगूसराय में, ठीक है। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस राज्य में पारित किया गया दोस्तों? तो सबसे पहले उड़ीसा में पारित किया गया था। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज अकार्बनिक है? कौन सा खनिज अकार्बनिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वैसे खनिज जिसमें कार्बन नहीं हो। तो कौन सा खनिज जिसमें कार्बन नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, कोयला में कार्बन होता है। दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी कार्बन होता है। तीसरा ऑप्शन है अभड़क, तो अभड़क में कार्बन नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस में भी कार्बन होता है क्योंकि वो पेट्रोलियम से ही बना होता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है?
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य में स्वर्णधनिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा कोयला घटिया किस्म का होता है? सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला। और सबसे बढ़िया पूछा जाता है तो होता है एथरासाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो और देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? तो कहाँ शुरू की गई थी बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी में, असम में। और वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट किस प्रकार का खनिज है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक खनिज है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो कौन है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। तो अगला क्वेश्चन है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? किस खनिज से बच्चों कोडरमा का संबंध? तो कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक से। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो ओपेक क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इस जिसकी मुख्यालय वियना में। वियना कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में ओपेक की मुख्यालय है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो किस देश ने त्याग दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कतर ने। इनमें कौन जूट अग्रणी उत्पादक है? जूट उत्पादन में अग्रणी कौन है इनमें से? ये चार ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत। हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पाद होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अवासन बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है बच्चों? तो दुनिया की विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पर स्थित है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। अभी स्क्रीन पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नहीं लिखने में बनता है स्क्रीन पे, तो आप लोग गाइड में देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है सुनामी। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। तो आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1934 में। कब? 1934 में प्रभावित हुआ था विनाशकारी भूकंप से, जब बिहार में बहुत ही भयानक भूकंप आई थी और नेपाल में। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है? तो कौन सा स्थान सुरक्षित? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा। तो कौन सा बाढ़ मैदान में बाढ़ के समय सुरक्षित रहेंगे? नहीं, डेल्टा में। डेल्टा में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूस्खलन का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असामयिक प्रबंधन का प्रमुख कारण है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्र में मकानों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है कैसी होनी चाहिए मकानों की आकृति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयताकार, कुछ इस तरह से। चलिए, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जहां पे नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके हमको बताएं और हम उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम एग्ज़ाम के समय में सभी सब्जेक्ट के आंसर की भी बनाएंगे।